हाँ हाँ देखिए, तो आप सबसे पहले इसमें एटम का स्ट्रक्चर पढ़िएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो आपको पता है कि तीन ही चीज होते हैं इसमें। कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के अंदर, इसीलिए उसको प्लस चार्ज से दिखाते हैं क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज प्लस और इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस। वो ऑर्बिट में चारों तरफ चक्कर लगाता है किसके अराउंड? न्यूक्लियस के अराउंड। बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? ये बात समझ में आया? ठीक, तो ये बताया किसने? रदरफोर्ड ने। लेकिन रदरफोर्ड मॉडल का एक ड्रॉबैक है। तो देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम सिलेबस का सीक्वेंस समझा दे रहे हैं। हमने शुरुआत में पढ़ा एटम जो कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है। फिर पढ़ा उसको कहाँ पोजीशन किसका है, तो वो किसने बताया? रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड मॉडल में हमने ये पढ़ लिया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ है? न्यूक्लियस यानी सेंटर पे, और सराउंडिंग में कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। इतना हमने पढ़ लिया। उसके बाद एक एक करके दूसरे साइंटिस्ट आते जाएंगे। जैसे अगला मॉडल कौन आएगा? बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल आएगा ना, तो नेक्स्ट मॉडल है आपका बोर्स मॉडल। तो अगला मॉडल जो बोर्स मॉडल है तो वो सुधार किए होंगे इसमें, तो इसका कुछ तो ड्रॉबैक था। तो ड्रॉबैक क्या था? तो ये अभी हम वही पढ़ रहे हैं, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। और उसमें फिर धीरे धीरे और सुधार हो जाएगा। और लास्ट थ्योरी है क्वांटम नंबर, वो आपको इंट्रोडक्शन में लिखवाए थे, लिखे थे ना आप लोग? ठीक, तो पहला टॉपिक यही है रदरफोर्ड मॉडल, और उसका हम ड्रॉबैक बात कर रहे हैं। तो ये क्या नहीं बता पाए? ये नहीं बता पाए एटम की स्टेबिलिटी क्यों होती है। तो क्या नहीं एक्सप्लेन कर सके? लिखो, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। कुड नॉट मतलब नहीं कर सके, ठीक है। कब नहीं किए? पास्ट में। तो पास्ट में यानी बहुत समय पहले, तो इसीलिए कुड वर्ड यूज किए, कुड नॉट। कुड नॉट का मतलब समझ आ रहा है ना? कैन नॉट नहीं, अभी की बात थोड़े चल रहा है, ये तो बहुत पहले की बात है ना, तो पहले के लिए। तो कुड नॉट एक्सप्लेन, क्या नहीं कर सके जी? एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एक एलिमेंट क्या होता है? एक एलिमेंट स्टेबल होता है, बट ये स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए। क्यों नहीं बता पाए बताइए भाई आप लोग, क्या रीजन था कि इन्होंने स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया? देखो सिंपल सी बात, एक बात बताओ, कोई इंसान पार्क में चक्कर लगा रहा है, ठीक है, अगर वो घूम रहा है लगातार तो धीरे धीरे उससे एनर्जी का लॉस होगा। अच्छा छोड़ो, वो थकान महसूस करेगा, यानी शुरुआत में चक्कर लगाया पहले में तो खूब एनर्जेटिक रहेगा, एनर्जी ज़्यादा है। जैसे जैसे 2, 3, 4 होते जाएंगे उसका एनर्जी कम हो जाएगा। फिर भी उसको चक्कर लगाना तो पाथ को छोटा कर लेगा, छोटा कर लेगा और छोटा कर लेगा। कर सकता है ना भाई, पाथ को हम छोटा कर लेंगे, इतना बड़ा चक्कर हम नहीं लगा सकते, तो चलो इस छोटे वाले ट्रैक पर लगा लेते हैं, रहता है ना। तो यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो उससे बाहर क्या निकलेगा? वो इमिट करेगा। ये क्या इमिट करेगा? इमिट एनर्जी। क्या निकलेगा उससे? एनर्जी। कोई भी चीज सर्कुलर मोशन में या मोशन में चल रहा है तो उससे क्या लॉस हो रहा है? इमिट्स एनर्जी, इमिट्स एनर्जी। अब अगर एनर्जी अगर इमिट्स हो रहा है तो उसका पाथ कैसा हो जाएगा भाई? एनर्जी घटता जाएगा, तो इतने पे तो मेंटेन नहीं रह पाएगा। तो फिर क्या करेगा? ये पाथ को छोटा और छोटा कर लेगा, और धीरे धीरे छोटा होते होते फाइनली कहाँ जाके गिर जाएगा? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस से ये टकरा जाएगा। अगर न्यूक्लियस से टकरा गया तो कोई चीज़ अगर टकरा जाएगा तो क्या वो स्टेबल होगा? नहीं ना। इसका मतलब इनकी थ्योरी बता रही है कि इनके अकॉर्डिंग एटम कैसे हो जाएंगे? अनस्टेबल। जैसा होता है क्या? नहीं। तो यही ड्रॉबैक था, और यही ड्रॉबैक मैंने लिखाया कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। किसको? एटम के स्टेबिलिटी को, ठीक है। इस पाथ को क्या बोलते हैं? स्पाइरल, स्पाइरल पाथ। तुम लोग के कॉपी में वो स्पाइरल नहीं लगा रहता ऐसे से? हाँ, तो उसी तरह का ना कुछ है, तो क्या हो जाएगा? स्पाइरल पाथ। अब बोलिए, तो धीरे धीरे एनर्जी लॉस करके स्पाइरल पाथ होते हुए कहाँ जाके हिट कर गया? कोलाइड कर गया न्यूक्लियस से। इसका मतलब एटम
क्या हो गया, अनस्टेबल, जो कि गलत है, यानी कि ये ड्रॉबैक है। तो यही ड्रॉबैक तुम्हारा 2 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप ये लिख दीजिएगा और डायग्राम बना दीजिएगा। आज जो डायग्राम बनाए उस पर 2 शब्द लिख लेते हैं। आइए डेफिनेशन लिखते हैं उसका, मतलब उसका रीजन। हाँ तो देखिए, अब हम बात कर रहे हैं रदरफोर्ड के मॉडल को, ड्रॉबैक को दूर किसने किया, बोर्ड्स ने। कैसे किया बोर्ड साहब ने, देखिए उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है, अराउंड द न्यूक्लियस, घूम ही रहा है, उसमें क्या बड़ी बात है, इन अ सर्कुलर पाथ। ये भी सर्कुलर पाथ, ये भी बात भी सही है। लेकिन उन्होंने एक वर्ड यूज किया, कांस्टेंट रेडियस। कांस्टेंट रेडियस का मतलब क्या है कि देखिए ये जो रेडियस बनेगा ना, ये फिक्स होगा, बदलेगा नहीं। या आईसी का नाम उन्होंने क्या दिया लास्ट में, ऑर्बिट, यानी कि ऑर्बिट क्या होंगे, फिक्स। कैसे ऑर्बिट होंगे, फिक्स्ड ऑर्बिट होंगे। तो आप लिख लो ऐसे, इसमें फिक्स भी वर्ड यूज कर सकते हो, फिक्स ऑर्बिट। जैसे आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाता हूँ। सन के अराउंड भी बहुत सारे प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, घूमते हैं कि नहीं घूमते हैं। सबसे मरकरी हो गया, फिर वेनस हो गया, फिर हमारा अर्थ भी है, नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अर्थ का अपना मन करता है जहाँ मन वहाँ घूमता है क्या, नहीं, ये एक फिक्स ऑर्बिट में घूमता है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा ना तो समझ में भी अच्छे से आएगा और क्लास में ही चीज़ें याद हो जाएगी। आ रहा है बात समझ में। तो ये फायदा होगा कि कम रिवीजन करोगे तो घर पे याद हो जाएगा। देखो यहाँ पे फिक्स्ड ऑर्बिट, ये इसमें घूम रहा है तो ये ऑर्बिट क्या हो जाएगा, फिक्स। अर्थ का फिक्स होता है कि नहीं ऑर्बिट, ठीक है, चारों ओर चक्कर लगा रहा है। वेनस का भी ऑर्बिट फिक्स, मरकरी का भी ऑर्बिट, मरकरी बुध हो गया, शुक्र हो गया, या हमारा अर्थ हो गया, उसके बाद मार्स आता है। सबका ऑर्बिट फिक्स है कि नहीं। और आपको पता है जिसका ऑर्बिट फिक्स नहीं होता है उसको प्लैनेट की दर्जा नहीं दिया गया। प्लैनेट हमारे जितने भी है ना, उसमें किसको प्लैनेट का दर्जा दिया गया, ग्रह का, जिनका ऑर्बिट फिक्स होता है। ये सैटेलाइट, उल्कापिंड, सैटेलाइट का तो फिक्स होता है, उल्कापिंड वगैरह जो होते हैं ना, वो देखते हो कहीं भी घूमते रहते हैं, नहीं कभी किसी से जाकर टकरा भी जाते हैं। लेकिन अगर फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है तो कभी किसी से कोई टकराएगा नहीं, इसीलिए प्रॉब्लम नहीं होती हमारे ब्रह्मांड में कभी प्रॉब्लम क्यों नहीं हुई, क्योंकि सब अपना अपना फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है। लेकिन अगर फिक्स्ड ऑर्बिट में नहीं घूमेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे उल्कापिंड वगैरह आपने देखा होगा, एस्ट्रॉयड बोलते हैं, कभी तारामंडल गए होगे तो ये सब दिखाता है कि उसे टकराने वाला है, उसको बचाने के लिए उसको मिसाइल से तोड़ा जाता है, उसका रूट डाइवर्ट किया जाता है, कराया जाता है ना जी। ये सब फिल्मों में दिखाया जाता होगा एनिमेटेड के तौर पे, है ना। या प्लेटेरियम जाओगे तो वहाँ पे भी दिखाया जाता है, बहुत अच्छे से दिखाया जाता है 3D में, तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आया बात समझ में। खैर, तो ये इलेक्ट्रॉन भी इसी तरह से ये चक्कर लगाता है। तो बोलोगे कि इसमें कौन सी नई बात है, ये तो रदरफोर्ड भी बोले कि चक्कर लगाता है, लेकिन इन्होंने एक वर्ड यूज किया, फिक्स्ड ऑर्बिट। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूमता रहेगा, जैसे यहाँ भी घुमा दो, यहाँ भी घुमा दो, यहाँ भी घुमा दो, ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में ही घूमेगा, उसके अलावा इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा। आया बात समझ में। ऑर्बिट जो भी होगे वो फिक्स होगे। जैसे आप लोग भी इस बिल्डिंग में और भी क्लासरूम है, तो क्या कहीं भी बैठ जाते हो, चलो ज्ञान लेना बैठ जाते कहीं भी नहीं, अपने क्लास में 11th में, बच्चा 12th का है तो 12th में, तो एक फिक्स कर दिया गया है ना जी। स्कूल जाते तो वहाँ बहुत सारे नंबर ऑफ क्लासरूम है, तो आप अपने सेक्शन में बैठते थे ना, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ हमारे अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे यही बात इन्होंने बताया कि ऑर्बिट फिक्स होगी। अब कैसे पता फिक्स, देखो बोला कांस्टेंट रेडियस, यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस होगा वो फिक्स होगा कि चेंज होगा जी, फिक्स। तो इसीलिए ऑर्बिट क्या हो गया, फिक्स। इसके बाद दूसरी बात जो बताया उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट था और इसी के कारण ड्रॉबैक को दूर किया गया। दूसरा बात उन्होंने ये बोला कि देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है किसमें, एक ऑर्बिट में, तो ना तो ये एनर्जी गेन करता है और ना ही ये एनर्जी लॉस करता है, ठीक है। ये ना एनर्जी ना तो लॉस करेगा ना ही गेन करेगा। तो इस स्टेटमेंट को पहले लिखो फिर बताता हूँ क्या कहा उन्होंने। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगा रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, तो ना तो एनर्जी लॉस कर रहा है, ना तो त्याग कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और ना ही ग्रहण, गेन मतलब क्या हो गया, ग्रहण करना, नहीं है एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करना। जैसे हम ही बाहर रहते हैं सनलाइट में तो हम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसी के कारण हमें स्वेटिंग आती है, इसलिए हमें गर्मी लगती है। अरे बात समझ में। ठंड के दिन में ये अच्छा लगता है क्योंकि उसमें एनर्जी की जरूरत होती है, अभी जरूरत नहीं है, जरूरत से ज़्यादा मिल रहा है, इसीलिए हीट लगता है। आ रहा समझ में, ठीक। लेकिन इस दौरान त्याग और लॉस दोनों नहीं होता है। कब, ध्यान दो इधर, न्यूक्लियस है
और न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। तो ये हमने पाथ बना दिया, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं। एक फिक्स ऑर्बिट में घूमता है, ये तो पहले ही बता दिया। खास बात उन्होंने क्या बताया कि ऑर्बिट फिक्स होगी। जैसे पहला ऑर्बिट है, उसके बाद दूसरा ऑर्बिट होगा, तो दूसरे में घूमेगा या पहले में घूमेगा? पहले और दूसरे के बीच में जो गैप रहेगा उसमें कहीं भी नहीं जाएगा, ठीक है, ये फिक्स होता है। अब इलेक्ट्रॉन चूंकि ये फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है, जैसे हमारा अर्थ, वेनस सब अपना फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है ना, उसी तरह से ये भी है। सन मान लो न्यूक्लियस को। तो एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, चूंकि ये प्लस चार्ज है और ये माइनस है, अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा इस पे, ठीक है। तो ये अट्रैक्शन फोर्स इस डायरेक्शन अपनी तरफ नहीं खींच रहा होगा, ठीक। और बताओ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा। अच्छा ये चल रहा है, ऐसे चल रहा है ना, तो इसका टेंजेंशियल जो खींचेंगे वही ना डिस्प्लेसमेंट बताएगा। तो इसका ये क्या निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम एस से लिखेंगे, किससे? एस से। और ये हम फोर्स बताए, क्या बताए? फोर्स। फोर्स को एफ लिख लो। बोलो कोई दिक्कत? तो हमको ये पता करना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा घूमने के दौरान जो कार्य किया गया, वर्क किया गया, उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो आइए, इन्होंने बताया हमें, हम तो जानते, मतलब बोर्ड्स ने तो बता ही दिया, हमें बस कैलकुलेट करना था। उन्होंने कैलकुलेट करके बताया, उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? आप पढ़े हो ये फॉर्मूला, पढ़े हो एफ डॉट एस, या नहीं पढ़े हो? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये आप, ये डायरेक्ट मैं फार्मूला लिखता हूँ। अब ये स्केलर वेक्टर क्वांटिटी आपका चल रहा होगा तो उसमें पढ़िएगा ये फार्मूला क्या होता है। अच्छा ये फार्मूला तो पढ़ोगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को ही क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। इतना बात समझ गए? तो एफ डॉट एस। आइए डॉट को आप देखिएगा, जब डॉट की बात हम करेंगे तो इसको कॉस थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस थीटा। ये वेक्टर क्वांटिटी में पढ़िएगा। यानी सिंपल सी बात हम कर लेते हैं कि वर्क डन का वैल्यू कैसे निकालेंगे? एफ एस कॉस थीटा करके। इसमें कोई दिक्कत? ये फार्मूला आप डायरेक्ट याद रखो, एफ एस कॉस थीटा किसका वैल्यू है जी? वर्क डन, यानी कार्य करने। तो यहाँ पे इसका हम वैल्यू निकाल रहे कि कितना काम किया। तो देखिए कितना काम किया। तो आइए, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात बताओ, थीटा का वैल्यू कितना होगा? तो दोनों परपेंडिकुलर नहीं है जी, तो परपेंडिकुलर है तो यानी कितना होगा थीटा? 90 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत? अच्छा cos 90 का वैल्यू तो पता होगा, sin 91 होता है जी, cos 90 कितना होता है? 0। और अगर ये 0 हो गया तो इसका वैल्यू कुछ भी रहे, 0 मल्टीप्लाई किसी वैल्यू में कितना आएगा? 0। मतलब हम पूछे ये कितना काम किया जी? 0। तो ये क्या ये कोई काम कर रहा है? नहीं। अब कोई काम है नहीं कर रहा, तो ना तो एनर्जी लॉस होगा और ना ही गेन होगा। इसके पास जितना एनर्जी पहले से बचा हुआ है उतना ही रहेगा, ठीक है। इसको यूज हमने नहीं किया तो ये रिमेन सेम हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? तो इस केस में इसके द्वारा किया गया वर्क डन कितना है बाबू? 0। तो आप बताओ ना, अब फैराडे ये बोर्स मॉडल में हम यही ना गड़बड़ किए थे कि इलेक्ट्रॉन को हम मान ले रहे थे कि तो एनर्जी घूम रहा है तो लॉस कर रहा होगा, लेकिन इन्होंने बोला कि एक एक्चुअली बात यह है कि ये जब घूम रहा है ना, तो यह तो कोई काम कर ही नहीं रहा है, यानी कि ना तो एनर्जी लॉस कर रहा है ना ही गेन कर रहा है, तो रिमेन सेम रह जाएगा इसी पाथ में। यानी इसका पाथ छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होगा, यही सेम रह जाएगा। और इस कारण से ही इलेक्ट्रॉन लगातार हमेशा इस ऑर्बिट में घूमता रहता है, यानी कि इसका पाथ फिक्स हो गया। बोलो कोई दिक्कत? इसी तरह हमारा सैटेलाइट भी काम करता है, इसी तरह हमारा सारा प्लैनेट्स काम करता है। जैसे देखो सन के क्रॉस कौन घूम रहा है? सभी प्लैनेट्स घूम रहे हैं ना जी, सन के चारों तरफ घूमते हैं। तो एक बात बताइए, हमारा अर्थ भी घूम रहा है ना, तो जब वो घूम रहा है तो एनर्जी लॉस कर रहा है क्या गेन कर रहा है? हम लोग को फील होता है कुछ भी नहीं ना। तो ये घूम रहा है तो ना तो एनर्जी लॉस कर रहा है ना ही गेन कर रहा है, तो फिर चल कैसे रहा है? इसमें पेट्रोल डीजल डाल रहे हैं क्या? नहीं ना। कहीं यूज हो रहा है कोई कंबशन एनर्जी? कोई भी नहीं। ये एक बार ऑर्बिट में जब फिक्स हो जाएगा तो लगातार इन्फिनाइट टाइम के लिए घूमता रहेगा। मतलब उसको फिक्स करना होगा किस ऑर्बिट में? अर्थ का ऑर्बिट में। अर्थ के ऑर्बिट में किसी चीज को छोड़ दोगे ले जाके तो वो इसी हमेशा इसी तरह घूमता रहेगा। और इस कॉन्सेप्ट को जानते हो कहाँ यूज करते हैं? सैटेलाइट में। जैसे हम लोगों ने अभी मार्स पे सैटेलाइट भेजा, कहाँ भेजा जी?
मंगल पे जीवन खोज रहे हैं, जीवन में मंगल हो ना हो, मंगल पे तो जीवन खोज ही रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग खोजने जा रहे हैं। आप लोग देखे हुए मिशन मंगल मूवी देखे थे? हाँ, तो देखिए उसमें आप सुनते होगे वो लोग हमेशा एक चीज के लिए ट्राई कर रहा था, कहा था कि मार्स का जो ऑर्बिट है उसमें आप इस सैटेलाइट को, मान लो इस सैटेलाइट है तो इसको किसी तरह से इसमें प्लेस कर दो एक बार, है ना। और उसी में वो 2-3 बार धक्का मार रहा था, बोल रहा था थोड़ा सा फ्यूल बचा है, एक और स्ट्राइक कर ट्राई कर सकते हैं, एक और कर सकते हैं ना, ये नहीं बोल रहा था, बार बार बोल रहा था कि ये ऑर्बिट में फिक्स कर दो। अगर आप यहाँ से अर्थ से भेज के इसको और इसके ऑर्बिट में अगर फिक्स कर दिए सैटेलाइट को, तो फिर ये इनफाइनाइट टाइम के लिए घूमता रहेगा, इसको कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अर्थ से गया तब तो इसमें फ्यूल था ना, इसमें लिक्विड फ्यूल, हाइड्रोजन फ्यूल यूज करते हैं। खैर ये यहाँ तक गया, धीरे धीरे जो फ्यूल वाला जो सब था ओपन होता जाता है, जो उसका फ्यूल खत्म तो निकल जाता है। ठीक है, तो धीरे धीरे ये गया और सैटेलाइट यहाँ जाके फिक्स हो गया। अब सैटेलाइट यहाँ फिक्स हो गया तो यहाँ लगा होता है कैमरा लगा होता है जिससे कि इमेज लेगा। आइए रोटेट लगातार करता रहेगा तो हर डायरेक्शन में इमेज खोजेगा, और उसी से हम पता लगाते हैं कि वहाँ लाइफ पॉसिबल है कि नहीं। लाइफ पॉसिबल होने के लिए वहाँ वाटर होना चाहिए, वाटर रहेगा तो प्लांट्स लगा के हम एयर यानी ऑक्सीजन जनरेट कर सकते हैं और धीरे धीरे इंसान को भी वहाँ ले जा सकते हैं। आया बात समझ में? किसी को इसमें दिक्कत नहीं ना? इसी तरह से अभी ये जो भेजा गया था प्रज्ञान, सुने होगे, किस में भेजा गया था? प्रज्ञान किस पे भेजा गया था? चांद पे ना, मून पे। तो मून पे जो भेजा गया तो उसमें क्या किया गया? उसको भी कहाँ फिक्स किया गया? मून के ऑर्बिट में। और अगर ऑर्बिट में फिक्स कर दिए तो वो फिर खुद से घूमेगा, वो ना तो एनर्जी लॉस करेगा ना ही गेन करेगा, वो घूमता रहेगा। आ रहा है बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अभी मून पे धीरे धीरे लाइफ को थोड़ा सा बसाया जा रहा है, काफ़ी कॉस्टली बन गया है, लेकिन वहाँ पे भी होटल वगैरह भी बना रहे हैं और ठीक है, जाना तो पॉसिबल है नहीं लेकिन फिर भी बना रहे हैं। और वहाँ पे ऑक्सीजन गैस कैसे बना रहे हो लोग? क्लोज करके यहाँ प्लांट्स लगा रहे हैं, पानी का सोर्स खोज रहे हैं। अब पानी के सोर्स के लिए खुद देखते हैं कि यहाँ गड्ढा उड्ढा है नहीं जी, अगर गड्ढा रहा होगा तो लगेगा कि कभी भविष्य में पहले रहा होगा। फिर थोड़ा आर्टिफिशियल बारिश वगैरह ऐसा करवाएंगे, प्लांटेशन करेंगे, प्लांट्स बढ़ाएंगे, फिर ऑक्सीजन गैस करेंगे। आ रहा है बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? लेकिन इन सब के लिए एक ही चीज़ है कि इसका पहले स्टडी करना पड़ेगा। यहाँ और कोई डेंजरस चीज़ तो नहीं है ना, वेलकैनो नहीं है तो लाइफ है कि नहीं है। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? वहाँ का पहले इमेज चाहिए, रिसर्च के लिए सैंपल चाहिए, मिट्टी में क्या पाया जा रहा है, नहीं पाया जा रहा, हमारे लिए रहने लायक है कि नहीं है ना। तो ये सब हम लोग पता करते हैं। कोई दिक्कत किसी को? मार्स का तो तुमको 3D एनिमेशन में भी दिखाता है जी, तारामंडल में जाके देख सकते हो। ठीक है, तो उसमें बताएगा कि वहाँ क्या होता है। मार्स में तो पता है हीरे की क्या होती है जी, डायमंड की बारिश होती है। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे तो मून में भी ये लाइफ को अभी पॉसिबल किया गया है, लेकिन आम आदमी के लिए नहीं है, आम आदमी के लिए तो जाना ही मुश्किल है। ठीक है, खैर आप बोर्स मॉडल पे फोकस कीजिए, हम कंपेयर खाली कर रहे थे। तो ये बोर्स मॉडल समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? जिस तरह से आप बोलोगे ना ऐसे कैसे हो जाएगा जी कि ये घूमता रहेगा, तो तुम एगो फिजिक्स में आप लोग क्वेश्चन पढ़े होगे, भले आप लोग को नहीं याद है, लेकिन सुनिए ऐसा क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि अगर कुली अपने सर पे अगर सूटकेस को रखे हुए है तो उसका एंगल कितना हो जाएगा? 90। तो वो कितना काम कर रहा है? तो कहा जाता है उसके इसमें 0 होगा। कुली को लोग बड़ी मार मारेगा नहीं ना, तो एक्चुअली वो 0 उस समय काम कर रहा है क्योंकि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्क डन कितना आ जाएगा? 0। बोलो कोई दिक्कत? ये वाला क्वेश्चन से याद आया कि ऐसा चीज पढ़े थे ना? तो खैर जितने लोगों को याद आया ठीक है, नहीं आया तो यहाँ पे हमने कर दिया है, कोई बात नहीं। हम खाली ये समझाना चाह रहे हैं कि कोई भी चीज अगर फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है तो इनफिनाइट टाइम के लिए घूमता रहेगा, ना तो एनर्जी का लॉस होगा ना ही गेन होगा। और यही बात किसने बताया? बोर्स ने। तो अब इससे तो पता चल गया ना कि एटम में ये इलेक्ट्रॉन क्यों घूम रहा है बार बार, और घूमता ही रहा है, और उस दौरान वो एटम की स्टेबिलिटी को भी उन्होंने प्रूफ कर दिया कि लगातार घूम रहा है इसलिए ये स्टेबल है। और बोर्स क्या नाम था उनका? रदरफोर्ड क्या नहीं बता पाए? यही नहीं बता पाए, इसलिए वो अनस्टेबल था, यानी ड्रॉबैक था वो रदरफोर्ड का। समझ में आ गया कि बोर्स मॉडल ने कैसे उसके ड्रॉबैक को दूर किया? ठीक है, तो यहाँ तक लिख लीजिए पहले आप। तो देखिए एक एटम में बहुत सारे इनफिनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट होते हैं, 1 2 3 4 करके ऐसे बहुत सारे हैं,
लेकिन आप उतना नहीं जानिए, आप जानिए 1 2 3 4 और उसको पहले नाम दिया गया था KLMN, बाद में क्या दिया गया 1 2 3 4। कभी कभी कंपटीशन में कंफ्यूज करने के लिए वो एल ऑर्बिट बोलेगा। एल ऑर्बिट मतलब कौन सा ऑर्बिट? सेकेंड ऑर्बिट। ये बात समझ में आ गया? ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसी में एक पॉइंट और लिख लो जो इसका ड्रॉबैक भी कहा जाता है। क्या है ड्रॉबैक? ये केवल ना हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए एप्लीकेबल है? हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, नोट करके ये बात लिखो। It is only applicable for हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स? एक इलेक्ट्रॉन। नीचे ऐसे लिख लेना। एंड एक और के लिए एप्लीकेबल, हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम्स। हाइड्रोजन लाइक एटम्स। अभी हाइड्रोजन लाइक का क्या मतलब है उसको समझिए। तो यहाँ पे हम एग्जांपल में लिख रहे हैं हाइड्रोजन लाइक एटम। जैसे हीलियम प्लस हम लिख दिए, तो हम तुमसे पूछे कि हीलियम प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन, तो आप तुम निकालना सीखो। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना बाबू? 2। तो इलेक्ट्रॉन कितने? 2। ठीक है, हीलियम में तो 2 है ना होगा जी। हीलियम में जो एटॉमिक नंबर 2, तो इलेक्ट्रॉन 2। अब प्लस चार्ज का मतलब हम शुरू से पढ़ाते आ रहे हैं। प्लस चार्ज का मतलब क्या? हाँ, जिसको दिक्कत है लिख लेगा जी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना लॉस किया है? तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इलेक्ट्रॉन कै को बचेगा? इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1। बोलो अब ये हाइड्रोजन के जैसा इसका बिहेवियर होगा कि नहीं होगा? होगा ना? ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट, लिथियम 2+। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना? 3। तो लिथियम में इलेक्ट्रॉन 3, लेकिन +2 भी है। प्लस का मतलब लॉस। कितने लॉस? 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 1। बोलो इसमें कोई दिक्कत? एक और लास्ट, बेरिलियम 3+। यही 3 को मिलेगा जी, ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो इसका निकालिए तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4 होंगे। टोटल बताइए कि इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम का चूंकि एटॉमिक नंबर कितना होता है जी? 4 होता है। तो आप 4 माइनस कितना इलेक्ट्रॉन कीजिएगा? क्योंकि प्लस चार्ज बताता है लॉस हुआ है जी, लेकिन कितना का लॉस? 3 का। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो ये तीनों में एक चीज आप देख रहे हैं कॉमन है, सब में इलेक्ट्रॉन सेम है। तो सब कैसे बिहेव करेंगे? हाइड्रोजन की तरह। तो हाइड्रोजन लाइक के लिए यह केवल किसके लिए एप्लीकेबल होगा? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक, यही 3 के लिए एप्लीकेबल होगा। हाइड्रोजन लाइक मतलब ये तीनों। ठीक है, तो आपको ये सब याद नहीं करना है। जितना भी क्वेश्चन देगा ना, देखिएगा यही 4 में से कोई रहेगा, या तो हाइड्रोजन रहेगा, या फिर हीलियम, लिथियम, या फिर बेरिलियम 3+। इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। बोलिए कोई दिक्कत इसमें किसी को? ठीक, तो ये तो हो गया कि किसके लिए एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल मतलब किस पे लागू होता है। लागू होने का मतलब किसके लिए? वैलिड है। आ रहा बात समझ में? हर चीज पे लागू नहीं होती है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल किसके लिए लागू होती है जी? मनुष्यों के लिए लागू होती है? हाँ होती है। आप रेड लाइट जंप करोगे आपको चालान कट जाएगा। अब कोई जानवर जंप कर गया, कुत्ता जंप कर गया, रेड लाइट पे पास कर गया, उसको चालान काटोगे? नहीं ना। तो क्या उस पर लागू होती है? यही बता रहा हूँ कि हर चीज़ पे लागू नहीं होती है। तो इस पे ये किस पे लागू होगी जी? बोर्स मॉडल केवल ये 4 एलिमेंट जो आपको दिख रहे हैं, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया एनडीए में, है ना। बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर, और उसमें 4 ऑप्शन दिया गया। आज जानते हो क्या करेगा वो? हाइड्रोजन देगा ही नहीं, हाइड्रोजन देगा ही नहीं। वो पूछेगा बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर, ऐसे दे देगा, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, है ना, या लिथियम 2+। अब आप क्या टिक करोगे बोलो? बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर ABCD। ABCD बोलिए कौन होगा? डी होगा।
समझे? इस तरह का क्वेश्चन कंपटीशन में पूछ सकता है। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, जो आपके असाइनमेंट में दिया गया, बाद में करवा देंगे, पहले इस पे समझिए। अब बात आती है कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सुनिए, बोर्स मॉडल इतना सक्सेसफुल इसीलिए रहा कि इससे हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। हमको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बता चुके हैं। कौन बता चुके हैं? बोर्स मॉडल। क्या क्या क्वेश्चन इसमें न्यूमेरिकल्स आ सकता है, देखिए सुनिए। एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है ऑर्बिट में, तो इसका क्या होगा जी? रेडियस होगा। तो आप इसके लिए रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, पहला चीज। कोई घूम रहा है तो उसका वेलोसिटी होगा, तो आप क्या निकाल सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं कि नहीं? अच्छा, कोई चीज अगर मोशन में है तो कब चल सकता है? जब उसके पास क्या हो? एनर्जी। अरे अभी बताया था ना, लाइट फोटोन वेव्स कैसे चल रहे हैं? क्योंकि उनके पास एनर्जी है। तो तीसरा टर्म क्या निकाल सकते हैं? पहला रेडियस, दूसरा वेलोसिटी, और तीसरा हम इसका क्या निकाल सकते हैं? एनर्जी। किसका निकालेंगे? ऑर्बिट का, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये। तो ये तीन चीज कैलकुलेशन हम करना सीखेंगे बोर्स मॉडल से, और इन तीनों पे ही आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं रेडियस से। पहले ये डायग्राम बना लो, फिर हम फर्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए हमने क्या बोला? रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट। एक ऑर्बिट का रेडियस जो ऑलरेडी कैलकुलेट करके बोर्ड साहब ने हमारे लिए दे दिया है, ये वैल्यू इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, लेकिन यूनिट क्या देंगे? ए नॉट। भाई रेडियस ऑफ ऑर्बिट बहुत छोटा होता है, तो ए नॉट का वैल्यू आपको पता है 10⁻⁻10 मीटर। मीटर में तो नहीं ना होगा, एटम बहुत छोटा होता है। एन क्या बतला रहा है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। और जेड क्या बतला रहा है? एटॉमिक नंबर। अब हम आइए इस पे न्यूमेरिकल देखिए कैसे पूछेगा। तो लिखिए पहला क्वेश्चन, फाइंड द एटॉमिक रेडियस ऑफ फर्स्ट कॉमा सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट। फाइंड द एटॉमिक रेडियस ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। चलिए ये फार्मूला यूज कीजिए, जल्दी से वैल्यू बताइए कितना होगा सबका। तो जैसे हमको फर्स्ट ऑर्बिट का निकालना है, एन का वैल्यू 1 रखिए। आप यहाँ पे एन का वैल्यू 1 रखोगे तो कौन सा रेडियस का है? फर्स्ट का, R1 रख लिए। ठीक है, एन के जगह 1 रख लिए। R1 फर्स्ट रेडियस कितना आया? इतना। R2 निकालिए, मतलब सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस। किस ऑर्बिट का? सेकेंड ऑर्बिट का। तो R2 इजकल टू क्या लिखेंगे? फार्मूला तो आपको पता ही है, 0.529 इंटू एन का वैल्यू क्या रखोगे? 2। तो 2 रखिएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा बाई जेड। जेड तो 1 है, तो मल्टीप्लाई नहीं कर लोगे जिसको? 4। कितना आ जाएगा बताइए? कितना आ जाएगा? 6। 2.116 आ रहा है, इतना ए नॉट आएगा। बोलो कोई दिक्कत? थर्ड का निकालिए जल्दी से आप लोग। हाँ, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। R3 का वैल्यू क्या होगा जी? 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर बाई 1। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 में कितना आएगा? 4.761। बताइए सब लोग, चेक कीजिए, सही है? ठीक, बोलो कोई दिक्कत? अच्छा, इसको थोड़ा ग्राफिकली समझो क्या कहना चाह रहा है। देखो न्यूक्लियस से पहला जो रेडियस है, जिसको हम R1 बोले, R1 का वैल्यू क्या है? ये। इसके बाद R2 बोले, इसका वैल्यू क्या है? R2 ये है। और फिर तीसरा ऑर्बिट खींचो, उसका R3 का वैल्यू क्या है? ये। बोलो कोई दिक्कत? यानी फर्स्ट ऑर्बिट ये होगा मेरा, सेकेंड ऑर्बिट ये होगा, थर्ड ऑर्बिट ये होगा। इससे आपको रेडियस का वैल्यू वहाँ दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? बोलो समझ में बात आती है? तो ये है इसका मतलब। तो इसमें हम तुमको अरेंज करने बोले तो सबसे ज़्यादा रेडियस किसका बताओ? R3 का रेडियस सबसे बड़ा, फिर R2, फिर 1। ये रेडियस इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो हम तुमसे पूछे कि नंबर ऑफ ऑर्बिट के बढ़ने से रेडियस, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, नंबर ऑफ ऑर्बिट को किससे डिनोट करते हैं? एन से।
तो n का वैल्यू बढ़ा 1 2 3, तो हम पूछेंगे सबसे ज्यादा रेडियस किसका होगा, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, है ना। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट बढ़ती है कब, जब तुम्हारा नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता है। बोलो बात समझ में आता है, ठीक। तो यहां तक लिख लीजिए, रेडियस ऑफ ऑर्बिट हमेशा आपका बढ़ेगा जब नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ेंगे। 4 करेंगे तो R4 सबसे बड़ा हो जाएगा, 5 करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ड्रॉबैक की बात किए थे आज, और वो किसका ड्रॉबैक, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या था, एटम का स्टेबिलिटी नहीं बता पाए। वो बोले ना कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा तो एनर्जी लॉस करेगा, तो कहेगा लॉस करेगा तो गिर जाएगा इसी में, न्यूक्लियस में टकरा जाएगा। तो इसी को दूर किए कौन, बोर साहब ने। वो बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन जब घूमता है ना तो कोई काम नहीं करता है, 0 जूल, ना तो एनर्जी लॉस होता है ना गेन होता है। और उन्होंने मैथमेटिकली इसको प्रूव भी किया, वर्क डन का फॉर्मूला निकाल के। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, Fs cos थीटा, जहाँ की थीटा 90 हो गया तो 0 हो गया, यानी कोई काम नहीं कर रहा, कोई काम ही नहीं कर रहा तो ना एनर्जी लॉस ना गेन, कोई दिक्कत, ठीक है। उसके बाद बोर्स मॉडल में भी एक ड्रॉबैक था, क्या था ड्रॉबैक, आज हम बात किए हैं। बोर्स मॉडल किस पे लागू होता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम, जिसमें भी एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसी में लागू होगा। और इसमें हम 3 तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं, कौन कौन, रेडियस निकाल सकते हैं, इसमें वेलोसिटी निकाल सकते हैं और एनर्जी निकाल सकते हैं। और आज हमने पहला बस किया है जो है रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट। ये फार्मूला याद करके आइएगा, नेक्स्ट क्लास में इस पे हम आपको और अच्छे क्वेश्चन कराएंगे जो एग्जाम पूछते हैं, ठीक है। चलो।